Good morning, students. I am Namita Seth. Welcomes you in BBVN online classes. And we were discussing about the chapter number 4 poem of class 10th, that is How to Tell Wild Animals, written by Caroline Wells. और कैरोलिन वेल्स आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनिमल्स को और वो कितने डेंजरस हो सकते हैं आपके साथ में, ठीक है। सो उन्होंने अलग अलग, अभी तक हमने 3 पैराग्राफ्स पढ़े और 3 पैराग्राफ्स में उन्होंने एशियन लायन, बंगाल टाइगर और लेपर्ड्स के बारे में बताया कि किस तरह से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो आपको कैसे हार्म पहुंचा सकते हैं, हाउ दे आर हार्मफुल टू यू। ओके, सो इन द नेक्स्ट पैराग्राफ विल डिस्कस अबाउट अ न्यू एनिमल कैरेक्टरिस्टिक. If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very hard, but be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. तो ये बता रहे हैं कि एक और एनिमल है कि अगर आप अपने कोर्ट यार्ड में, अपने यार्ड में घूम रहे हैं और आपको एक ऐसा क्रीचर दिखाई देता है who hugs you very hard, जो आपको पीछे से आके और टाइटली हग कर लेता है, बी श्योर इट इज बेयर. तो वो कौन सा एनिमल होगा? वो होगा बेयर. इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई गेस, अगर आपको कोई भी डाउट है उस एनिमल के ऊपर, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस. और अगर आपको कोई भी डाउट है कि पता नहीं कौन सा एनिमल है, वो फिर भी आपको क्या करेगा, एक लविंगली टच देगा, एक जेंटल सा टच देगा, हग करेगा वो आपको. तो वो कौन होगा? वो एनिमल होगा बेयर. तो इसका मतलब ये नहीं है स्टूडेंट्स कि आप किसी बेयर को किसी जू में देखें तो उसे हग करने चले जाएं. दिस इज नॉट लाइक दैट, दैट कैन बी हार्मफुल टू यू. बट ये क्या है कि जस्ट एक अपनी पोइट की खुद की इमेजिनेशन है, ठीक है. तो हम इसमें ये नहीं कह सकते कि हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, बट ये पोइट की इमेजिनेशन है कि अगर ऐसा कोई क्रीचर आपको पीछे से प्यार से हग कर लेता है तो वो बेयर होगा, ठीक है. सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द पोएटिक डिवाइस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द फर्स्ट लाइन आप देखेंगे, इफ वैन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड. कोई भी जो साइन है, जो सिंबल है, वो यूज़ नहीं हुआ है, तो इसमें हम बोलते हैं कि इसे हम एनजैबमेंट बोलते हैं. यानी कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कुछ भी यूज़ नहीं होना, सिंपल लाइन है, तो यहाँ पर हम इसे बोलते हैं एनजैबमेंट. ENJAMBMENT, एनजैबमेंट, ठीक है. नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए साउंड्स पर फोकस करना. हु हग्स, HH की साउंड रिपीट हुई है, लेकिन ये एक ये W है, एक ये H है, तो आप क्या बोलेंगे? अलिट्रेशन नहीं है? हो सकता है बिल्कुल HH की साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ अलिट्रेशन यूज़ हुआ है, या आप इसे कॉन्सोनेंस भी बोल सकते हैं कि H साउंड रिपीट हुई है, ठीक है. उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हुआ है बी साउंड भी रिपीट हुई है, जैसे बी, बेयर, ठीक है. तो बी साउंड भी रिपीट हुई है, तो इसे भी हम अलिट्रेशन कह सकते हैं. ओके, सो इन दिस पैराग्राफ अभी तो इतने ही पोएटिक डिवाइसेस हैं इसमें. नेक्स्ट सी द अनदर वन. Now the next paragraph, though to distinguish beasts of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may. Tell from the hyena thus, hyenas come with a merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. ठीक है. So novice मतलब क्या होता है? नोवाइस मतलब होता है कि नया, कुछ नया, न्यू टू जॉब, ठीक है. नोवाइस मतलब कोई नया जब जॉब पे आता है उसे हम नोवाइस बोलते हैं. तो अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं किन्हीं मतलब ऐसे एनिमल्स को, और आप बड़े नए हैं इस जॉब में कि आपको पता ही नहीं है कि कौन सा एनिमल कौन सा है, नॉन प्लस मतलब होता है बड़े कंफ्यूज हैं, आप बड़े नए हैं इस जॉब में कि आपको पता नहीं एनिमल कौन सा है और आप बड़े कंफ्यूज हैं, उस एनिमल को पहचान नहीं पा रहे हैं. द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनास दस. तो एक जगह एक एनिमल क्रोकोडाइल है और एक एनिमल हाइना है. अब आपको ये बताना है कि क्रोकोडाइल कौन सा है और हाइना कौन सी है, तो आप कैसे बताएंगे?
हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, यानी हाइनास हमेशा कैसे आती हैं, बड़ी ही अच्छी स्माइल के साथ आती हैं। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, लेकिन अगर कोई रोने लगता है एनिमल तो वो कौन सा होगा, वो होगा क्रोकोडाइल। यानी हाइना और क्रोकोडाइल में से अगर आपको देखना है कि कौन सा क्रोकोडाइल है कौन सी हाइना है, तो क्रोकोडाइल हमेशा रोएगा और हाइना हमेशा मैरी स्माइल्स यानी बड़ी खुशी के साथ में आएगी आपके पास में। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए पोएटिक डिवाइस की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट लाइन देखिए, दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, और थर्ड लाइन देखिए, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे। दोनों में ही कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा हुआ है, कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कुछ भी कोलन वोलन कुछ नहीं है, यानी इसे हम बोलते हैं एंजैपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए कि टी जो है टेल दस, ठीक है, अलिट्रेशन यूज हुआ है, द का साउंड है, द क्रोकोडाइल, टेल, दस, ठीक है, तो द का साउंड रिपीट हुआ है, दे नीचे दे, तो ये कौन सा है, कॉन्सोनेंस है, द की जो साउंड है वो बार बार रिपीट हुई है। ठीक है, नाउ इसमें आप देख सकते हैं नोविस और नॉन प्लस, न की साउंड भी रिपीट हुई है, तो ये भी एक अलिट्रेशन हुआ। ठीक है, नोविस एंड नॉन प्लस। नाउ नेक्स्ट सी द नेक्स्ट पैराग्राफ, the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on a tree, this the chameleon you see. So the true chameleon is small. यानी कि chameleon क्या होता है, बहुत ही छोटी सी होती है ये, a lizard sort of thing. तो कैसी दिखती है, एक लिजार्ड की जैसे दिखती है, चिपकली जैसी ये दिखती है। He hasn't any ears at all, इसके कोई कान नहीं होते हैं, not a single wing, इसका कोई पंख भी नहीं है। If there is nothing on a tree, यानी अगर ट्री पे कुछ नहीं है, this is the chameleon you see, यानी एक फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर कैमेलियन का क्या होता है कि ये अपना जो कलर है ना वो इन्वायरमेंट के साथ चेंज कर लेती है। यानी कि अगर ये किसी ब्राउन सी इसमें ब्रांच पे बैठी है तो ये अपना कलर ब्राउन कर लेगी, ये अगर ग्रीन ग्रास में है तो ये अपना कलर ग्रीन कर लेगी, तो ये इसका एक स्पेसिफिक फीचर होता है। तो यहाँ पर राइटर ये बता रहे हैं कि अगर ऐसे कोई कैमेलियन आपको लिजार्ड जैसे दिखती है जिसके कोई ईयर्स नहीं है, जिसके कोई विंग्स नहीं है, और वो अपना कलर जो है आपको इन्वायरमेंट में दिखाई नहीं देती है, क्यों, क्योंकि अपना कलर चेंज कर लेती है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपको ऐसी चीज़, अगर कोई ऐसा क्रीचर आपको दिखाई देता है तो वो कौन होगा, वो होगी कैमेलियन। ठीक है, नाउ लेट्स सी, एच की साउंड यहाँ पर रिपीट हुई है, ही हैजंट। ठीक है, एच की साउंड है तो ये अलिट्रेशन हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे सिंगल विंग, ग की साउंड हुई है। अब आप ये पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एस है, यहाँ पर डब्ल्यू है, तो ये कैसे हो गया, तो भाई ये इसलिए हो गया क्योंकि साउंड तो ग की रिपीट हुई है ना, इसीलिए एक्चुअली हम इसे क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंस। अच्छा, आप ये बोलेंगे कि मैम कॉन्सोनेंस और अलिट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब हम इसे कॉन्सोनेंस भी तो बोल सकते हैं, हम इसे अलिट्रेशन भी बोल सकते हैं, तो दोनों ही चलेगा क्या। एक मैं चीज़ आपको और बताना चाहती हूँ कि अलिट्रेशन में क्या होता है कि हमेशा आगे वाली जो साउंड्स होती है ना, इनिशियल साउंड्स, वो मैच करती है। जैसे देखिए ही, हैजंट, तो जो आगे वाली साउंड है ना, फर्स्ट साउंड्स ह से स्टार्ट हो रही है। लेकिन आप यहाँ देखिए सिंगल, गल, सिंगल, तो ग बीच में आ रहा है, विंग, है ना, तो यहाँ पर बाद में हो रही है, फर्स्ट इनिशियल साउंड्स नहीं है, ये शुरुआती साउंड्स नहीं है, तो ये कॉन्सोनेंस होता है। अलिट्रेशन में हमेशा आगे वाली साउंड रिपीट होती है, और कॉन्सोनेंस में कहीं पर भी हो सकती है, वो बीच में भी हो सकती है, लास्ट में भी हो सकती है, सेम साउंड्स होंगी लेकिन वो कहीं पर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नहीं तो आप कह सकते हैं एच है तो यहाँ ये कॉन्सोनेंट क्यों नहीं हुआ, भाई इसको कॉन्सोनेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोल सकते क्योंकि ये इनिशियल साउंड्स हैं। ठीक है, और वहाँ पर क्या होता है कि मतलब कॉन्सोनेंट में कहीं भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। अलिट्रेशन में सिर्फ इनिशियल होती है, तो आप सिंगल विंग को जो है ना अलिट्रेशन नहीं बोल सकते, इसको हम कॉन्सोनेंट ही बोलेंगे किसी भी हालत में। ठीक है, और ही और हैजंट को अगर आप जैसे बोल सकते हैं ना कि अलिट्रेशन है, लेकिन सिंगल और विंग को ग की साउंड रिपीट हो रही है, तो यू कांट से दिस इज अलिट्रेशन, ये तो है कॉन्सोनेंट ही है क्योंकि इसमें इनिशियल साउंड्स नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना इस चीज़ को लेकर कि कहीं भी
अगर कहीं पर भी साउंड रिपीट हो रही है 2 वर्ड्स में तो वो कॉन्सोनेंट है, और फर्स्ट साउंड रिपीट होती है ना तो वो किस में, कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं हम, तो वो अलिट्रेशन है, ठीक है। और वॉवल्स तो आप जानती हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो वो एसोनेंस होते हैं, क्लियर। So this is the poem that I have discussed with you and I hopefully you understand the poem। और इसमें सिर्फ जो पोइट है उसने यही बताया है कि किस तरह से जो मतलब है हमेशा जो एनिमल्स होते हैं जो बड़े लविंग होते हैं, कई बार वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। दे लुक एंड ही हैज़ ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ द एनिमल्स, कि वो कितने ब्यूटीफुल दिखते हैं, कितना अच्छा नेचर ने उन्हें बनाया है, लेकिन एट द सेम टाइम दे कैन प्रूव फैटल टू यू ऑल्सो, यानी वो आपके लिए बहुत जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो हमें उनसे दूर रहना है। ये नहीं कि आप एनिमल्स को बहुत ज़्यादा लव करते हैं तो हमेशा टाइगर को जाके हक कर रहे हैं या लायन को जाके हक कर रहे हैं, वो आप नहीं कर सकते, बिकॉज मैनी बीस्ट आर वेरी डेंजरस एंड दे कैन prove fatal to you। Okay, so this is it for now। Hopefully you understand the chapter, poem। Till then, happy learning।